हेलो गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि होने वाली है फैमिली और फैंटेसी फिल्म, जिसका नाम है मेलिफिसेंट। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है कि इंसानी दुनिया पर एक बहुत ही लालची राजा राज कर रहा है, जो कि अपने पड़ोसी राज्य से बहुत ही नफरत किया करता था, जिसका नाम मोर्स है। इस शानदार राज्य में एक परी रहा करती थी, जिसका नाम मेलिफिसेंट होता है। परी एक पेड़ को ठीक कर रही होती है और मेलिफिसेंट उसे ठीक करने के बाद वहां से उड़ जाती है और मोर्स के ऊपर उड़ने लगती है। वो वहाँ की खूबसूरती का मजा अब ले रही होती है। अभी वहाँ पर एक क्रिएचर उसका काफी अच्छे तरीके से स्वागत करता है और तीन और परियां वहाँ पर आ जाती हैं, जो कि दिखने में काफी छोटी होती हैं। जब मेलिफिसेंट नीचे आती है तो उसे पता चलता है कि एक इंसान उनके राज्य में आ गया है और उनके ज्वेल्स चोरी कर रहा है। मेलिफिसेंट उसके पास जाती है और हमें पता चलता है कि उस चोर का नाम स्टीफन है। मेलिफिसेंट उसे हुक्म देती है कि वो चोरी किए हुए ज्वेल्स उसे वापस कर दे। वो बिना कुछ बोले उसे ज्वेल वापस कर देता है। अब मेलिफिसेंट उसे अपने जादुई राज्य से निकालकर इंसानों के राज्य की ओर छोड़ने जाती है। तब स्टीफन बोलता है कि उसे कोई ना कोई तो जरूर ही रख लेगा, और मेलिफिसेंट को पता चलता है कि स्टीफन उसी की तरह अनाथ है। मेलिफिसेंट को उसके लिए अब बुरा लगने लगता है और वो दोनों अब दोस्ती कर लेते हैं। जैसे ही वो दोनों हाथ मिलाते हैं, तभी स्टीफन की हाथ की अंगूठी जलने लगती है और मेलिफिसेंट अपने हाथ को पीछे कर लेती है। तभी मेलिफिसेंट उसे बताती है कि वो इस तरह की परी है जो कि लोहे के संपर्क में आने के बाद ही जलने लगती है। तभी स्टीफन अपने लोहे की अंगूठी को फेंक देता है और मेलिफिसेंट को देखकर बहुत अच्छा लगता है। दोनों साथ में ही रहने लगे थे और साथ में ही काफी समय भी बिताते थे, जिसके कारण अब उनकी दोस्ती प्यार में बदलने लगी थी। अब काफी सालों के बाद उनका रिश्ता कुछ कमजोर होने लगा था। स्टीफन का मेलिफिसेंट के राज्य में आना कम हो गया था, क्योंकि अब स्टीफन इंसानी दुनिया में अपने काम की ओर ज्यादा ध्यान देने लगा था और मेलिफिसेंट भी अब मोर्स की रक्षक बन चुकी थी। हालांकि मेलिफिसेंट अब अकेली हो गई थी। तभी एक दिन मेलिफिसेंट एक चट्टान पर बैठी होती है। उसे बहुत ही बड़ी फौज उसके राज्य की ओर आते हुए दिख रही होती है। तभी वो उड़कर उन सभी के पास पहुंचती है और उन्हें चेतावनी देती है कि वो अंदर ना आए, लेकिन उनका राजा मेलिफिसेंट पर हमला करने को ही बोल देता है। तभी मेलिफिसेंट अपने राज्य के क्रेचर्स को बुला लेती है, जो कि उसके सेना बन चुके होते हैं। अब इन दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। मेलिफिसेंट अब राजा की ओर उड़ती हुई जाती है और उस अपने घोड़े से नीचे गिरा देती है, जिसके कारण राजा जख्मी हो जाता है। राजा उस पर हमला करता है, जिसके कारण उसके कंधे पर एक निशान बन जाता है। उसी रात को राजा मरने वाला होता है और वो मरते समय यह बोलता है कि जो भी मेलिफिसेंट को मारेगा वो राजगद्दी पर बैठेगा और मेरी बेटी से भी शादी करेगा। अब हमें स्टीफन को दिखाया जाता है, जो कि राजा की सेना में एक सिपाही होता है, जो कि इस खबर को सुनने के बाद काफी निराश होता है और मेलिफिसेंट के पास जाता है और उसे इसके बारे में पहले ही चेतावनी दे देता है। अब मेलिफिसेंट उसकी बात सुनती है। अब रात को स्टीफन मेलिफिसेंट को नशीली चीज दे देता है। अब स्टीफन मेलिफिसेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन वो उसके पंखों को काट देता है। सुबह मेलिफिसेंट उठती है और उसे पता चलता है कि उसके पंख अब नहीं रहे। वो बहुत दुखी होने के बाद रोने लगती है। अब स्टीफन उसके पंखों को राजा हेनरी के पास लेकर जाता है और बोलता है कि उसने उसे मार दिया। राजा इस चीज को सुनकर बहुत खुश होता है। मेलिफिसेंट एक खंडर किले की ओर पढ़ने लगती है। अगले दिन मेलिफिसेंट देखती है एक किसान ने कौवे को पकड़ रखा है। तभी वो अपने जादू की मदद से उस कौवे को इंसान में बदल देती है और वो किसान वहां से डरकर भाग जाता है। अब मेलिफिसेंट उसका नाम डाइवल रखती है। अब डाइवल बोलता है कि वो उसकी जिंदगी भर तक सेवा करेगा। अब वो उस कौवे को राजा के महल की ओर भेजती है और उसे जासूस बना लेती है, जहाँ पर वो देखता है कि स्टीफन अब राजा बन चुका है और वो इस खबर को मेलिफिसेंट तक पहुंचाता है। उसे पता चलता है कि स्टीफन ने राजा बनने के लिए उसके पंखों को काटा है। मेलिफिसेंट इस चीज से इंसानों से नफरत करने लगती है। उसका विश्वास इंसानों से उठ चुका था। अब हमें पता चलता है कि स्टीफन राजा की बेटी से शादी कर लेता है और राजा भी बन जाता है। अब उसकी एक बेटी भी है। इसका जन्मदिन के मौके पर दूर दूर से बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। मेलिफिसेंट को उसके पास जाने का एक मौका मिल गया था और वो वहाँ चली भी जाती है। वहाँ जाने के बाद वो बच्ची की सुंदरता की तारीफ करती है और वो ये भी कहती है जैसे ही ये 16 साल की होगी कोई इसके हाथ में चुप जाएगी और ये मर जाएगी। ये सुनने के बाद स्टीफन कहता है कि तुम मेरी बेटी से अपना बदला क्यों ले रही हो। तभी वो बोलती है याद करो, मेलिफिसेंट भी एक लड़की थी जिसका दिल बहुत साफ था, लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया। तभी मेलिफिसेंट इसका एक हल भी उसे बताती है। हमारी बेटी की जान बच सकती है अगर उसके 16वें जन्मदिन पर उसे उसका सच्चा प्यार मिल जाए तो। अब स्टीफन को अपनी बेटी की चिंता होने लगती है और वो उन तीनों परियों को वहां पर बुलाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है
कि उसकी बेटी को इसके राज्य से कहीं दूर ले जाओ और इसके 16वें जन्मदिन से पहले इसे वापस मत लाना। उसके बाद वो जंगल पर हमला करने के लिए निकलता है, पर ऐसा करने में वो नाकामयाब रहता है क्योंकि मेलिफिसेंट ने अपने जादू से जंगल के आसपास दीवारों का इस्तेमाल करके उसे इंसानों से सुरक्षित कर लिया होता है। अब हम राजा की बेटी अरोरा को देखते हैं, जो कि उन तीनों परियों ने उसे वहां लाया होता है। फिसेंट जानती थी कि उसकी बेटी को कहाँ रखा गया है। मेलिफिसेंट उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। फिसेंट का दिल अब पिघलने लगा था क्योंकि वो कोई बुरी परी नहीं होती। वो तीनों परियां जो अरोरा की देखभाल कर रही होती है, वो बहुत ही लापरवाह हुआ करती थी। मेलिफिसेंट ने ही कई बार अरोरा की जान बचाई होती है। कभी तो उसने उसे पहाड़ से गिरने से बचाया होता है या फिर कभी उसे पेड़ों से गिरने से। प्रिंसेस अरोरा बड़ी होने लगी थी और उसकी उम्र 15 साल हो चुकी थी। उसके पास बस अब 1 साल ही था उस श्राप को खत्म करने के लिए जो मेलिफिसेंट ने ही उसे दिया होता है। ये हमें पता चलता है प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट के जंगल की दूसरी ओर ही रहा करती थी, लेकिन उसे जंगल के अंदर जाना होता है। लेकिन तभी मेलिफिसेंट उसे जंगल के अंदर आने देती है। वो जंगल के अंदर आने के बाद वो बहुत सारे क्रिएचर्स को पहली बार देखती है। तभी अरोरा को महसूस होता है कि कोई वहाँ पर है। अरोरा बोलती है अगर यहाँ पर कोई है तो बाहर आ जाए। तभी मेलिफिसेंट सामने आती है। प्रिंसेस अरोरा उसे देखकर बहुत खुश होती है। उसे देखकर वो चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है, आप ही ने मेरी बचपन में बहुत मदद की होती है, आप मेरी माँ के समान हैं। वो मेलिफिसेंट को बहुत अच्छे से जानती है और उस कौवे को भी जो उसके साथ रहा करता था। यह सुनने के बाद मेलिफिसेंट शौक हो जाती है और अंदर से बहुत खुश भी होती है। अब मेलिफिसेंट अरोरा को पसंद करने लगती है। उन दोनों का रिश्ता बहुत ही गहरा हो चुका है। साथ रहते हैं, बात करते हैं, पर उनका रिश्ता बिल्कुल अब माँ बेटे की तरह हो चुका है। पर प्रिंसेस अरोरा सोने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर मेलिफिसेंट अपने जादू के इस्तेमाल से उस श्राप को खत्म करने की कोशिश करती है, पर तब उसे पता चलता है कि बहुत साल पुराना श्राप को हटाया नहीं जा सकता, और स्पेशली तब जब श्राप खत्म होने ही वाला हो। इस चीज से मेलिफिसेंट अब टूट जाती है क्योंकि उसका 16वां जन्मदिन अब आने वाला होता है। अब वो प्रार्थना करने लगती है कि प्रिंस अरोरा को उसका सच्चा प्यार जल्द ही मिल जाए और उसका ये श्राप खत्म हो जाए। अब प्रिंसेस अरोरा और मेलिफिसेंट एक साथ जंगल में बात कर रहे होते हैं कि उसके पंख कहाँ गए, क्योंकि उसने उसे बताया होता है कि सभी परियों के पंख होते हैं। तब मेलिफिसेंट बताती है कि उसके पंख इंसानों द्वारा चुरा लिए गए थे और उसे एक समय पर उड़ना भी बहुत पसंद था। वो अब रोने ही वाली होती है, लेकिन प्रिंसेस अरोरा उसे शांत करवाती है और बोलती है कल उसका जन्मदिन है और वो परमिशन मांगेगी कि वो मेलिफिसेंट के साथ ही रहने लगे। लेकिन मेलिफिसेंट जानती थी कि यह होना नामुमकिन है। अब प्रिंसेस अरोरा अपने घर जा रही थी और रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है और प्रिंसेस अरोरा को भी वो काफ़ी पसंद आता है। अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब प्रिंसेस अरोरा इन 3 परियों के पास आती है और बोलती है वो यह घर छोड़कर मेलिफिसेंट के पास जाकर रहना चाहती है। तभी इन तीनों परियों को लगता है कि उसे शायद पता चल गया है कि इनके पेरेंट्स अभी जिंदा है और वो अपने राज्य में वापस जाना चाहती है। वो परियां उसे पूरा सच बता देती है और वो उसे मेलिफिसेंट के बारे में भी बता देती है। पहले तो उसे इस बात पर यकीन नहीं होता और वो ये फैसला करती है वो मेलिफिसेंट के पास जाकर सच का पता लगाएगी। और वो काफ़ी परेशान होकर अब मेलिफिसेंट के पास जाती है और पूछती है कि जो उसने सुना है क्या वो सच है। तब मेलिफिसेंट जवाब देती है, हाँ मैंने ही तुम्हें श्राप दिया था, लेकिन अब मेरा मन बदल चुका है। मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इस चीज को सुनने के बाद प्रिंसेस अरोरा दुखी होकर चली जाती है और अपने पिता के राज्य की ओर भागने लगती है। अपने पिता को गले लगा लेती है और वो बोलने लगती है कि उसने आपको बहुत मिस किया क्योंकि वो बहुत अकेली हो चुकी थी। उसके पिता को उन तीनों परियों पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसकी बेटी को 16वें जन्मदिन होने से एक दिन पहले ही राज्य में वापस भेज दिया था। श्राप का असर भी अब होने वाला था। अपने सेना को हुक्म दिया कि वो उसे किसी कमरे में बंद कर दे जहाँ पर कोई भी आ जा ना सके, लेकिन राजा उसी रात को उसे रोकने में असफल रहा क्योंकि प्रिंसेस अरोरा अपने 16वें जन्मदिन की रात एक ऐसी जगह चली जाती है जहाँ पर उसे एक सुई चुभ जाती है। रात के कारण वो बेहोश हो जाती है, ऐसी नींद में चली जाती है जिससे वो कभी भी नहीं उठ सकती। मेलिफिसेंट ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी वो उस लड़के के पास जाती है जिससे प्रिंसेस अरोरा मिली होती है और उसे यकीन होता है शायद वो उसका सच्चा प्यार हो सकता है और उसके किस करने के बाद शायद प्रिंसेस अरोरा जाग जाए। मेलिफिसेंट उस लड़के को प्रिंसेस अरोरा के पास लेकर जाती है। वो तीनों परियां भी वहीं होती हैं। वो राजा से कहती हैं अगर प्रिंसेस अरोरा के पिता अगर उन्हें किस करें तो शायद वो जाग सकती है, लेकिन उसके पिता ऐसे करने से मना कर देते हैं क्योंकि वो बोलते हैं वो उसका सच्चा प्यार नहीं हो सकता।
मैंने इसे 16 साल से अपने से दूर रखा और धोखे में भी रखा। तभी मेलिफिसेंट उसी लड़के के साथ वहाँ आती है और वो लड़का प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है, लेकिन प्रिंसेस अरोरा अभी भी नहीं जाग रही होती। मेलिफिसेंट को रियलाइज होता है कि उसका सच्चा प्यार अभी भी नहीं आया। देखने के बाद मेलिफिसेंट रोने लगती है और उसे बोलती है कि वो उसे हमेशा याद करेगी, वो उसकी स्माइल को भी हमेशा याद रखेगी। इसी दौरान मेलिफिसेंट उसके फोरहेड पर किस करती है, लेकिन तभी उसके पास एक आवाज आती है जो कि होती है प्रिंसेस अरोरा की। तब हमें पता चलता है कि प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार और कोई नहीं बल्कि मेलिफिसेंट ही होती है, क्योंकि वो दिल से प्रिंसेस अरोरा की परवाह किया करती थी। मेलिफिसेंट वहां से जाने लगती है, लेकिन स्टीफन की आर्मी एक लोहे के नेट से उस पर हमला कर देते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। सही वो उससे बाहर जाने की कोशिश करती, वो नेट जलने लगता था। मेलिफिसेंट को मारने की एक कोशिश होती है। सेट अपने कौवे को एक ड्रैगन में बदल देती है, जो कि अपने मुंह से आग उगलने लगता है, जिसके कारण उसके आसपास सभी जलकर खाक हो जाती हैं। लेकिन तभी किंग स्टीफन वहां फिर से आ जाता है। किंग स्टीफन के पास एक लोहे की शील्ड भी होती है। मेलिफिसेंट को पूरी तरह से मारने के लिए काफी थी। प्रिंसेस अरोरा देखती है कि मेलिफिसेंट के पंख खुद ही हिलने लगे थे, जैसे कि उन्हें पता है कि उसका मालिक आसपास ही हो। तभी वो उन पंखों को आजाद करवाती है और वो पंख अपने आप मेलिफिसेंट के पास आकर जुड़ जाते हैं। मेलिफिसेंट के पास पंख फिर से आ जाते हैं और वो हवा में उड़ने लगती है। वो राजा को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। किले के ऊपर ले जाने के बाद फिर नीचे नहीं फेंकती। जैसे ही मेलिफिसेंट उड़ने की कोशिश करती है, राजा स्टीफन मेलिफिसेंट के पंखों को पकड़ लेता है, जिसके कारण वो दोनों जमीन पर गिरने लगते हैं। अब मेलिफिसेंट अपने पंखों को जोर से हिलाती है और वो राजा जिसने मेलिफिसेंट के पंख पकड़े होते हैं, उसके हाथ से वो पंख छूट जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है और उसके नीचे गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन मेलिफिसेंट जंगल के आसपास की सभी दीवारों को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर फिर से फूल पौधे उगने शुरू हो जाते हैं और मौज फिर से सुंदरता से भर जाता है। इसके बाद वो प्रिंसेस अरोरा को जंगल और इंसानी राज्य दोनों की रानी बना देती है, जिसके बाद सभी जीव जंतु वहां पर खुशी से रहने लगते हैं और हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।